हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही मज़े में ही होंगे। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सीखा हुआ है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। और भी एक टॉपिक हमने सीखा था इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अलावा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमने सीखा हुआ है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलॉयस। देखो, एलॉय जो है इट इज ऑल्सो आस्क अंडर द टाइटल ऑफ ह्यूम एंड रॉथरी प्रिंसिपल। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूम एंड रॉथरी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, बराबर है। और उसके प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन करो, यानी कि एक्सप्लेन द ह्यूम एंड रॉथरी प्रिंसिपल। ये टाइटल के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एलॉय क्या होता है और एलॉय की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आपसे एक सवाल है, जैसे कि हम लोग अगर कई बार क्या होता है कि कई लोगों के दांतों में सड़न हो जाती है, बराबर है। जैसे वो एडवर्टाइज नहीं आता है, जैसे आपने देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। तो ऐसा सब लोग क्यों पूछते हैं। तो इनिशियली आप देखोगे नमक है ना। नमक वाला टूथपेस्ट टूथपेस्ट भी करते हैं लोग, अब चारकोल वाला भी करते हैं। पहले के ज़माने में यही कंपनी जो नमक और चारकोल जो अभी डाल रही है ना, उसी ने ऐसा बोला था कि नमक और चारकोल से आपके दांत जो है बिगड़ जाते हैं। और अब वही कंपनी आपका क्या है, प्रमोशन कर रही है कि भाई नमक वाला करो या तो फ्लेवर वाला करो, अलग अलग। तो सही में बताऊं तो ये जो एनासील कंपाउंड है वो बहुत ही इफेक्टिव है आपके दांतों के लिए, बराबर। दूसरी बात, आपके दांतों में जब सड़न हो जाती है और आप अगर डॉक्टर के वहां जाते हो, फ्यूचर में आप भी डेंटिस्ट बन सकते हो, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे जो है वो आने वाले डॉक्टर्स हैं या तो इंजीनियर्स हैं, बराबर है। तो जो डॉक्टर बनेंगे वो शायद डेंटिस्ट बन जाए। तो वो लोग क्या करते हैं जनरली, तो जहाँ पर दांतों में कैविटी हो जाती है बेटा, वहां पर दांत के अंदर वो लोग कौन सा मटेरियल डालते हैं। तो ये मटेरियल जो होता है उसके अंदर क्या क्या रहता है, तो उसके अंदर कई बार बोलते हैं ना कि भाई चांदी भरवा के आए हैं, बराबर। तो चांदी का मतलब वो आया होता है कि सिल्वर। तो अकेली चांदी नहीं होती है, वरना तो लोग निकाल के बेच डाले, पैसे आते हैं ना। अकेली चांदी नहीं होती, उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो क्यों डालते हैं कि जब आपके दांतों में फूड पार्टिकल फंस जाता है एसिडिक मीडियम में, वो फूड पार्टिकल आपके दांतों के बीच जगह बना लेता है, इसको कहते हैं कैविटी। और उस कैविटी को फुलफिल करने के लिए वहां पर एजी का यूज होता है। जी हाँ। और वो एक एलोय फॉर्मेशन के फॉर्म में भरा जाता है कि जल्दी से वो एकदम कैसा हो जाए, सॉलिड हो जाए और आपके दांत बच जाए। या तो फिर आपके दांत का आरसीटी करवाना पड़ेगा, यानी कि रूट कैनल ट्रीटमेंट। और उसके बाद उसके अंदर वापस से दवाई भर के उसके ऊपर कैपिंग की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है, जिसको कहते हैं एलॉयस। तो एलॉय क्या है। अगर आप जिस थाली में खाते हो वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई तो वो एलॉय है। आप जो गहने पहनते हो, जैसे कि गोल्ड की रिंग हुआ या तो नेकलेस पहन लिया, बराबर, तो वो क्या है, इट इज ऑल्सो माइक्रो एलॉय। तो एलॉय के बगैर लाइफ पॉसिबल है नहीं और ना होगी, बराबर। जहाँ कहीं पर भी मान लो कि आप हवाई जहाज में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो, एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट के अंदर, तो वहां पर भी एलॉय का यूज होता है। रूटीन लाइफ में काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर आपके घर में अगर ब्रास के हैंडल्स हुए हैं तो वो भी एलॉय है, बराबर। तो एलॉय जो है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है बेटा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एलॉय का सिंपल सा मतलब क्या, इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। जी हाँ। इसका सीधा सीधा मतलब ये भी निकल के आता है कि वो होमोजीनियस जो सॉलिड सॉल्यूशन है, बराबर। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो मेटल को मिक्स करके अगर आप उसको हीट करो ना, उसका लिक्विड बन जाए, फिर उसको ठंडा करो और उसके बाद वही एलॉय बन जाता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलॉय जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है, तो एक है हार्डनेस, बराबर है, कंडक्टेंस, उसके बाद मेलेबिलिटी और रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी कि एंटी कोरोसिव मटेरियल बनाने के लिए भी एलॉय का यूज होता है। तो ये सारे जो है हार्डनेस, कंडक्टेंस, मेलेबिलिटी या तो रेजिस्टेंस टू कोरोजन जो है, उसका बाद में यूज कहाँ पर होगा, तो फॉर मशीनरी पार्ट्स, फिर टूल्स है, व्हीकल्स है, वेसल्स है, जो हम लोग हाउस होल्ड में यूज करते हैं।
So there is no combination of all this property and is not together found in any pure metal. कोई अकेला मेटल ऐसा है ही नहीं जिनके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि दो मेटल के प्रोपोर्शन को फिक्स कंपोजिशन में मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वाली एक एलॉय मिल जाए, बराबर है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्योर मेटल हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, एलॉयज यूज करेंगे। एलॉय यूज करने से फायदा क्या होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। तो इसलिए ह्यूमन रोथरी नाम के साइंटिस्ट ने कुछ पॉइंट्स बनाए कि अगर ये पॉइंट वहां पर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो एलॉय बनाने के काम में आ सकते हैं, वरना नहीं। तो एलॉय बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जो ये साइंटिस्ट ने डिस्कस किए। लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट। तो क्या है सबसे पहले, तो चलो किसने आपको बोल दिया कि भाई गोल्ड के अंदर कॉपर डाल दो, बराबर है। तो कितने परसेंट डालना है, क्या डालना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहली बात, गोल्ड के अंदर कॉपर ऐड करने से होता क्या है कि उसको आप शेप दे पाते हो, वरना वो क्या होगा कि गोल्ड जो है उसको प्रॉपर शेप देना वो बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये रूल्स पढ़ने से पहले ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी बेटा। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात अगर मैं लिखूं कि यहाँ पर गोल्ड और कॉपर, बराबर। तो गोल्ड और कॉपर के अंदर क्या होगा, अगर इनका एलॉय बनाना है तो इनकी जो एटॉमिक साइज है उनके बीच में डिफरेंस जो है वो बेटा कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि गोल्ड जो है उसकी एटॉमिक साइज क्या होती है 134 पिकोमीटर, कितनी है 134 पिकोमीटर। कॉपर की एटॉमिक साइज जो है वो कितनी है 117 पिकोमीटर, कितनी है 117 पिकोमीटर। अब इन दोनों की एटॉमिक साइज का जो डिफरेंस है, द एटॉमिक साइज ऑफ टू मेटल्स फॉर्मिंग द एलॉय, वो एक तो सेम होनी चाहिए एंड देयर मस्ट नॉट बी मोर देन 15% डिफरेंस इन देयर एटॉमिक रेडियस। तो इन दोनों की एटॉमिक रेडियस के बीच में डिफरेंस है 14.5%, यानी इट इज नॉट मोर देन 15%। तो इसका सीधा मतलब ये निकल के आता है कि जिसका एटॉमिक साइज का जो डिफरेंस है वो 15% से नीचे हो, वैसे ही मेटल्स बेटा वहां पर कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। तो गोल्ड और कॉपर के अंदर कितना डिफरेंस है 14.5, सो इट इज लेस देन 15%। तो पहला पॉइंट फुलफिल हो रहा है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, द एटॉमिक साइज ऑफ टू मेटल्स फॉर्मिंग द एलॉय मस्ट बी द सेम, यानी कि वो एक ग्रुप के अंदर होने चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट होने चाहिए, वो तो है ही है। देयर मस्ट नॉट बी मोर देन 15% डिफरेंस इन देयर एटॉमिक रेडियस। अगर आप कॉपर और एयू का ग्रुप देखोगे तो वो एक ही ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 11 में आते हैं, बराबर है। तो ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये मस्ट बी द सेम का मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होना। दूसरी बात कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलॉयज मस्ट बी द सेम, दैट इज देयर एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल मस्ट बी द सेम। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मुझे आप ही बताओ बेटा कि जो एक ग्रुप में होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कैसी होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। आप अगर पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था कि NS1 या तो NS2, तो लीना ने की रबसेफर या सोडियम पोटेशियम एक जैसा ही था। यहाँ पर कॉपर और AU जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे है और उसके अंदर ग्रुप नंबर 11 एलिमेंट्स माने जाते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉइन एज एलिमेंट्स, जिसमें से सिक्के असरफ या राजा महाराजा बनाया करते थे। तो बेटा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम होती है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द प्योर मेटेलिक एलिमेंट्स यूज फॉर द एलॉयज मस्ट बी द सिमिलर। तो ये तीन रूल्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। पहली बात, ह्यूमन रोथरी प्रिंसिपल लर्न करना है तो कैसे करेंगे, तो गोल्ड और कॉपर का एग्जांपल दिमाग में रखो। एक का 134 पिकोमीटर है, एक का है 117 पिकोमीटर एंड द एटॉमिक साइज डिफरेंस इज नॉट मोर देन 15%। तो यहाँ पर है 14.5%, यानी इन दोनों मेटल्स को हम लोग मिक्स कर सकते हैं और करते भी हैं। दूसरी बात, वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी सिमिलर। तीसरी बात, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है क्यूबिक क्लोज पैक लिखा हुआ है, क्यूबिक क्लोज पैक लास्ट स्ट्रक्चर आप पढ़ो, लास्ट पैराग्राफ में आप पढ़ोगे बेटा, सो दैट इज क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो है वो एलॉयज बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस तरह से एलॉय जो है वो इस तरह से बनता है
बराबर है। तो पहले आपको एलॉय की डेफिनेशन लिखनी है, उसको क्यों बनाया जाता है, प्योर मेटल क्यों यूज नहीं होता है, वो हमें सीखना है। उसके बाद आपको लिखना है ह्यूमन रॉथरी के प्रिंसिपल, देन यू हैव टू एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। बराबर। तो बेस्ट एलॉय अगर बनाना है तो कौन कौन से एलिमेंट ज्यादातर इसके अंदर कंबाइन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सजेस्टेड बाय ह्यूमन रॉथरी जो है वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनमें से आप एलॉय बना सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है। ये सारे के सारे जो इनकी एटॉमिक साइज का डिफरेंस जो है बहुत ही कम होता है। इट इज नॉट मोर देन 15%, बट इट इज बेसिक, इट इज लेस देन 2%, 2% से भी कम है इनका एटॉमिक साइज का डिफरेंस। इसलिए ये जो लेस डिफरेंस वाले जो है उसको हम लोग मिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात, देयर इज मच लेस डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, and that's why this is combined to give the alloys। एलॉय का एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। सबसे पहले एलॉय का नाम है बेटा जिसको कहते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, तो जरा ध्यान देंगे हम लोग। आयन जो होता है, आपको क्या याद रखना है, एलॉय का नाम, कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज और यूजेस। बराबर है बेटा। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो Fe का 70%, तो आयन, क्रोमियम और निकल 70 20 एंड 10, 70 20 एंड 10% है जो यहाँ पर हमें यूज करना है। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, अगर स्टेनलेस स्टील में हम लोग खाना खाते ही है ना, या खाना बनाते भी है, क्यों खाना पकाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एयर के थ्रू उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। दूसरी बात कि वहां पर एसिड और बेस का ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कभी भी रस्ते में खाना पकाते हैं तो उसके अंदर एसिड और बेस का यूज होता ही है। कोई सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, कुछ कुछ सब्सटेंस बेसिक भी होते हैं। तो प्रॉपर्टी से नो इफेक्ट ऑफ एयर, वाटर, अल्कली एंड डज नॉट गेट रस्टेड, उसका रस्टिंग भी नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टेनलेस स्टील का यूज कहाँ पर होता है, प्रिपरेशन ऑफ यूटेंसिल तो है ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लेड एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। याद रखना, डॉक्टर लोग जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो स्टेनलेस स्टील में से बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो बनाते नहीं है, वो यूज करते हैं और ब्लेड जो यूज होती है, बराबर है, जो शेविंग करने में काम में आती है, वो सारी की सारी बातें बेटा ऐसी है कि अगर मान लो कि आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर जो है वो वहाँ पर सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी करते करते अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा हुआ कि मान लो कि रस्टिंग हो गई है, तो उसका इन्फेक्शन आपके वो वाले इंटेस्टाइन में लग जाएगा। बराबर है। तो वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, उसी की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डज नॉट गेट रस्टेड एंड इट विल बी यूज एज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है बेटा ब्रास। ब्रास में जैसे आपका कॉपर और जिंक यूज होता है और 70-30%, बहुत ही ईजी है, 70-30% है। और प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट विल बी डक्टाइल, हार्ड, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड कैन बी शेप इजीली। तो डक्टाइल है, हार्ड है, कोरोजन रेजिस्टेंस है यानी जल्दी से कोरोड होता नहीं, और वो शेप भी इजीली हो जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग वेसल्स, वो कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए काम में आते हैं। पार्ट्स ऑफ मशीन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी आपने देखा होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है बेटा ये। तीसरा है हमारे पास ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एक ऐसा है जिसमें कॉपर 90% है और टीन जो है वो 10% होता है। बराबर है। और इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोजेसिंग मोर कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी वो स्ट्रॉन्ग भी है और वो क्या है, कोरोजन को नहीं होता है, एंटी कोरोसिव मटेरियल है और कुछ नहीं है। तो वो स्टेच्यू बनाने में काम में आता है, आपको मालूम है, ये जो ब्रॉन्ज है वो स्टेच्यू बनाने के काम में आता है। ब्रॉन्ज के मेडल भी बनाए जाते हैं, तो देखो मेडल्स भी लिखा हुआ है। और करेंसी कॉइन्स पहले बनाते थे, मेरा असरफिया जो देते थे ना, उसमें चांदी यूज होता था, गोल्ड और ब्रॉन्ज भी यूज होता था निटिनॉल नेक्स्ट है हमारे केस में, जिसमें टाइटेनियम 45% है बेटा और निकल है 55%। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो लाइट इन वेट है एंड स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्ट करता है कोरोजन को। इट हैज अ मार्वलस प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी, मेमोरी यानी क्या है बता रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है। तो स्पेस रिसर्च में काफ़ी सारा डाटा होता है जिसको हमें स्टोर करना पड़ता है, इसलिए भी यूज होता है।
रिवेटिंग में यूज होता है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप बस में ट्रैवल करते हो तो जहाँ पर खड़े हो नीचे, उसका जो पैर रखने का जो मटेरियल होता है या जो साइड का जो मटेरियल होता है, उसमें दो पतले पतले शीट को जब हम लोगों को कंबाइन करना होता है तो फिर उसको हम लोग फैब्रिकेशन डाल के वेल्डिंग नहीं कर सकते, वरना वो जल जाएगा। वेल्डिंग करने में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसको रिवेट करना होता है, दैट इज कॉल्ड रिवेटिंग। रिवेटिंग ऐसी मेथड है। क्यूप्रोनिकल में क्या आएगा, कॉपर है 75 to 85%, निकल है आपका 15 to 25%, बराबर। तो वो स्ट्रॉन्ग एंड कॉरोजन रेजिस्टेंस होगा, इट इज यूज इन करेंसी कॉइन। और अगर आगे हम लोग देखेंगे बेटा, तो नेक्स्ट जो उन्होंने लिखा है क्यूप्रोनिकल का, उसमें 50 to 55% कॉपर है और निकल इतने परसेंट है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ मोर, ये है, एंड इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट वायर। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो वायरिंग करते हैं उसके अंदर ये यूज होता है। जर्मन सिल्वर, अब जर्मन सिल्वर जो बेटा होता है वो कैसा होता है, तो निकल है, जिंक है और कॉपर है। कंपोजिशन आपको ये लर्न करना है लिख लिख कर। इट possesses शाइनिंग एज सिल्वर, यानी कि चांदी की तरह चमकता है। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड वेसल्स, आर्ट मॉडल्स एंड रेजिस्टेंट वायर। तो ये किस तरह से यूज होता है, या तो घर में जो यूज करते हैं हम लोग वैसा उसमें यूज होता है। मॉडल, आर्ट के मॉडल, आर्ट जो होता है ना, यानी किसी की मूर्ति बनानी हो, बड़ा आर्ट स्कल्पचर बनाते हैं। और रेसिस्टेंट वायर में भी यूज होता है बेटा। एक होता है निक्रोम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। निक्रोम जो है आपका गुचकेट जैसा है, 60-40% है। निकल 60% और क्रोमियम आपका रहेगा 40%। एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एंड एज ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वायर एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स में भी ये यूज होता है। ये था आपका टेबल एलओए का, जिसको आपको लिख लिख कर पॉज करके लर्न करना है। दूसरी बात है बेटा यहाँ पर कि जहाँ पर है इन एडिशन एमालगम विथ मर्क्यूरी, यानी कि अगर हमें Hg बराबर है यूज एमालगम विथ मर्क्यूरी का मतलब क्या, कोई भी मेटल का, मान लो कि मैंने सोडियम एमालगम ले लिया, तो वो क्या करते हैं, सोडियम को मर्क्यूरी में डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब कभी भी मर्क्यूरी के साथ कोई मेटल मिक्स होता है उसको कहते हैं एमालगम। चलो ठीक है। इन दिस एलॉय, तो आप देखो मर्क्यूरी कितना रहता है 50% बेटा, सिल्वर कितना होता है 35%, टीन होता है 12%, कॉपर 3% और जिंक 0.2%। ये कंपोजिशन याद रखो फिर से, मर्क्यूरी 50%, सिल्वर 35%, टीन 12%, कॉपर 3% एंड जिंक 0.2%। दिस एलॉय इज यूज इन फिलिंग द कैविटी इन द टूथ। बोला था ना पहले, टूथ के अंदर कैविटी हो तो क्या करते हैं, तो बोलते हैं ना कि चांदी भरते हैं। सिर्फ चांदी नहीं होती है, देखो सिल्वर तो 35% है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें है। क्यों, व्हेन इट इज फिल्ड इन योर टूथ कैविटी व्हाट हैपेंस, ऑल दिस मेटल्स आर मिक्स, ये सारे मिक्स किए जाते हैं। सम टाइम बिफोर फिलिंग, फिलिंग करने से कुछ देर पहले, वरना तो वो क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। इसके बाद इसको हम लोग भरते हैं, तब ये सॉफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद, बाय द टाइम द डेंटिस्ट कैन फील द कैविटी ऑफ द टूथ इट रिमेन्स सॉफ्ट सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट। कन्वीनियंट रहना चाहिए ना। मान लो कि डेंटिस्ट ने आपके दांत को खुदेड़ दिया, जहां पर कैविटी थी ना उसको ऐसे कट 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 करके निकाल दिया सब कचरा उसमें से। अब सडन निकाल दी तो वो ज्यादा बड़ा खड्डा हो जाएगा, उस खड्डे में भरने के लिए क्या होगा, जैसे पीओपी होता है ना, वो तुरंत ऐसा हार्ड मटेरियल हो जाता है। तो मान लो कि डेंटिस्ट ने जो बनाया हुआ है वो भरने से पहले ही हार्ड हो जावे, तो आपके घर पे आते आते तक पट करके बाहर निकल जावे। ऐसा नहीं होता है ना, वो डेंटिस्ट जब बनाता है तो सॉफ्ट होता है। फिर वो आपके दांत में भरता है और धीरे 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 उसको प्रेस करता है, फिर बोलता है आपको कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है अंदर, आप इसको चबाओ। तो आप अपने दांत से थोड़ा सा चबाते हैं तो पता चलता है। इसके बाद वो धीरे 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 सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि जब भरते हैं तब सॉफ्ट होना चाहिए तो ही कन्वीनियंसी बनी रहेगी। आफ्टर फिलिंग in this alloy in the cavity it becomes hard and it does not expand। उसके बाद बेटा उसका एक्सपेंशन नहीं होता है और वो आपके दांत में सेट हो जाता है, बराबर। तो ये था हमारा एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन के बाद हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसमें से KMnO4 और K2Cr2O7 हमें करना है, ठीक है। तो आप इतना अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कंपाउंड्स पढ़ने वाले, KMnO4 का, एक K2Cr2O7 का, बराबर। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू।